वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 15 नौकर भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी कि गांधी जी स्वयं अपना काम किस प्रकार पूरा करते थे या किस प्रकार वो कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, और इसी प्रकार स्वयं का काम स्वयं यानी खुद का काम खुद करने में वो किस प्रकार से लोगों को भी समझाते थे। इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी और प्रसंगों के बारे में देखा है। आगे कौन कौन से प्रसंग ऐसे हैं कि जो हमें गांधी जी के ये जो आदत थी स्वयं के काम स्वयं करने की या खुद के काम खुद करने की, तो इसके बारे में और कौन से प्रसंग है, इसके बारे में आज हम भाग 2 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बनाकर धोते थे। देखिए, आश्रम का नियम, जैसे कि कोई भी आश्रम रहे या फिर कोई भी हॉस्टल वगैरह ऐसी जो व्यवस्था रहती है रहने की, तो यहाँ पे लगभग सब लोगों को अपने बर्तन खुद ही साफ करने पड़ते हैं। तो इस आश्रम में भी यही नियम था कि अपने बर्तन उन्हें खुद साफ करने पड़ते थे, आश्रम के जो भी लोग थे उनको। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे, अर्थात बारी बारी से आज 2 लोग धोएंगे तो कुल दूसरे 2 लोग धोएंगे, फिर उसके बाद तीसरे 2 लोग धोएंगे। इस प्रकार से बारी बारी यानी कि एक के बाद एक कुछ लोग दल बनाकर यानी कि समूह बनाकर बर्तन धोते थे। रसोई में जो भी काम आते थे, जैसे बड़े जो पतीला है उसमें सब्जी बनाई है तो इतना बड़ा पतीला फिर 2-3 लोग मिलकर धोते थे। इस प्रकार एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। पेंदी अर्थात नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए कि एक दिन ऐसा आया कि गांधी जी ने बड़े बड़े पतीले जो रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं उन पतीलों को खुद स्वयं साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की जो नीचे का हिस्सा था उसमें बहुत कालिक लगी थी, अर्थात बहुत पूरी तरह से वो जले हुए या काले हो गए थे। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। अब देखिए कि अगर ऐसे कालिक निकालनी हो तो ये आसानी से नहीं निकलती है, उसे जोर जोर से रगड़ना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से फिर अपने हाथ में राख लिए यानी कि लकड़े को जलाने के बाद जो उसके नीचे की राख बचती है, उसी राख से इन बर्तनों को जोर जोर से रगड़ा जाता है, तब जाके वो कालिक निकलती है। तो यही सब प्रयास कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे, उसी प्रयास में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। अब देखिए, जब ये सब वो जोर जोर से बर्तन को घिस रहे थे तभी वहाँ पर कौन आ गए? तो कस्तूरबा आ गई और वह उनसे कहने लगी, पतीले को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली कि यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए यहाँ पे और अधिक लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, यानी कि उनकी बात सुन लेने में ही चतुराई है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। यानी कि वो जिम्मेदारी फिर उन्होंने किस पे सौंपी? तो कस्तूरबा पे। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। देखिए, बहुत लोगों को बर्तन साफ करते समय ये आदत होती है कि जब तक बर्तन अच्छी तरीके से घिसे न जाए तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से गांधी जी का भी था कि जब तक बर्तन चमकते उन्हें नहीं दिखाई देते थे तब तक उन्हें समाधान नहीं होता था, तब तक उन बर्तनों को वो रगड़ते थे या घिसने का कार्य करते ही रहते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रसंग और बताया गया है कि एक बार जेल में उनको जो मददगार यानी सहायता करने वाला जो भी व्यक्ति दिया गया था उसके काम से वो असंतुष्ट होकर यानी कि संतुष्ट नहीं रहते थे, उन्हें समाधान नहीं होता था उसके कार्य करने के तरीके से। तो उन्होंने फिर उनको खुद बताया कि लोहे के बर्तनों को भी वो किस प्रकार घिस कर मांझ कर चांदी की जैसे चमकाते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को
तंबुओं में सोना पड़ता था। अब ये और एक प्रसंग बताया गया है कि आश्रम बनवाया जा रहा था, उसका निर्माण हो रहा था। जैसे हम पिकनिक वगैरह कहीं पे जाते हैं तो हम कैसे कपड़े के तंबू लगाते हैं, तो उसी प्रकार से तंबू लगा के मेहमानों को सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। जो एक नया व्यक्ति वहाँ पर आया था, उसे ये पता ही नहीं था कि अपना सोने का जो भी चादर या फिर वो जो बिस्तर है वो कहाँ पे रखना चाहिए। इसीलिए उसने बिस्तर को रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। अब जब लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। और देखिए, उस नए नए व्यक्ति को ये पता नहीं था कि वो बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, तो वो उस बिस्तर को लपेट कर उसने रख दिया। और ये जानने के लिए उसने कोशिश की है किसी को पूछने के लिए कि भाई ये कहाँ पे रखना है। तो जब वो वहाँ से लौटा तो लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी ने उस नए इंसान भी, जिसकी जान पहचान भी नहीं है और वो व्यक्ति उनके लिए नया है, उसका भी बिस्तर उन्होंने कंधे पर उठाया और रखने के लिए वो निकल पड़े। आश्रम के लिए बाहर बने हुए कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। अब देखिए, सोचिए आश्रम के लिए कितना पानी लगता होगा, तो वो पानी कुएं से खींचकर ये खींचने का काम वो हर रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। अब एक दिन की बात है और एक प्रसंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी एक बार अस्वस्थ थे, अर्थात उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। चक्की पर वो आटा पीसने का अपना काम कर चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए, यानी कि भाई गांधी जी बहुत थके हुए हैं और वो और नहीं थकने चाहिए, इसके लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से, यानी कि बाकी लोगों की मदद से, सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। उन्होंने कुएं से पानी खींचकर सभी छोटे बड़े बर्तन पानी से भर डाले। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। अभी देखिए कि किसी को ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इन सब ने ये काम कर दिया, लेकिन गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस सी भी लगी, यानी मन में मानो उनको कुछ एक चोट से भी लग गई। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। अब गांधी जी को ये बात जरा सी भी पसंद नहीं आई, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या किया, बच्चों का एक नहाने का टब उठा लिया और वो कुएं के पास गए। कुएं में से पानी निकाल कर पानी टब में भरा और वो टब उन्होंने सिर पर उठाकर आश्रम की ओर और ले आए। और यह देखकर बेचारे जो कार्यकर्ता थे, कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि शायद हमने इस प्रकार गांधी जी का काम आसान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हमें पता है कि गांधी जी को ये सब पसंद नहीं है, वो खुद का काम किसी भी हालत में खुद ही करते हैं, तो हमें भी ये सोचना चाहिए था। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो, कि अभी आप बिल्कुल उठ ही नहीं सकते हो, तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े, यानी कि हम बूढ़े हो गए हैं या हमसे काम नहीं होगा इस प्रकार और हम ये शारीरिक श्रम अपने लिए न करें, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वो हर प्रकार का काम अद्भुत क्षमता से और शक्ति से पूरा करते थे। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। उन्हें थकान क्या थी ये पता ही नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। सोचिए, 25-25 मील अकेले चलना, यानी खुद खाली अकेले इंसान चलना कितनी बड़ी बात है। तो दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध जब हुआ था, उसके दौरान जो भी घायल व्यक्ति थे उनको स्ट्रेचर पर लेटा कर उन्हें एक एक दिन में कहाँ तक लेके जाते थे, तो 25-25 मील तक वो लेके जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। अब देखिए कि कितने उनमें शक्ति थी या उनमें कितनी क्षमता थी। हम 2 किलोमीटर क्या 10-15
सोचिए ना, 100-150 मीटर तक भी हमें चलना मुश्किल होता है। और ऐसे में गांधी जी जैसे व्यक्ति वो 25-25 मील तक किसी घायल व्यक्ति को तो लेके जाते थे, ये बात तो अभी हमने पढ़ी ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो कितनी मील, देखिए दक्षिण अफ्रीका में जब वो टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब उनके पास के शहर में कोई काम होने पर वो दिन में अक्सर 42 मील तक भी पैदल चल सकते थे, इतनी उनमें क्षमता थी। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फॉर्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। और वो क्या करते थे, जब उन्हें 42 मील पैदल चलना होता था तो इसके लिए वे घर में बना कुछ भी नाश्ता, ऐसा नहीं बाहर का कुछ लेके खा ले, वो घर में जो भी नाश्ता बनाते थे और वो बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी करते और फिर शाम होते होते वापस वो अपने फार्म पे लौट आते थे। और यही सब देखकर उनके जो अन्य साथी थे वो भी उनके साथ इसी उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे और वो भी उनके साथ इसी प्रकार से 42 मील चल पाते थे। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 3 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।